आज की इस कड़ी में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। लफ्ज प्रभा खेतान फाउंडेशन का एक अनूठा प्रयास है उर्दू, अरबी और फारसी भाषाओं को प्रोत्साहित करने के लिए। इस प्रयास में हमारा साथ दिया है रेखता फाउंडेशन ने। एहसास वुमेन ऑफ जोधपुर इस श्रृंखला की सहभागी हैं और ताज हरीमहल जोधपुर इस सीरीज के हॉस्पिटैलिटी पार्टनर हैं। प्रभा खेतान फाउंडेशन संस्कृति के प्रचार, प्रसार एवं साहित्यिक कल्याण के कार्यों के माध्यम से हम सभी से जुड़ रहा है। रेखता फाउंडेशन का उद्देश्य उर्दू भाषा, साहित्य और संस्कृति को विभिन्न मंच देना है। एहसास सशक्त महिलाओं का एक ऐसा संगठन है जो कला और संस्कृति से जुड़ी हैं और उनके प्रति एक खास दिलचस्पी रखती हैं। आज हमारे दर्शकों से, हमारे नाजरीन से रूबरू हो रहे हैं हमारे खास मेहमान खालिद जावेद साहब। आपका खैर मकदम है। आप एक उपन्यासकार, लघु कथाकार और कवि हैं। आपका जन्म बरेली में 1963 में हुआ और आप आदर्श सामाजिक परंपराओं और मूल्यों में पले बढ़े। आपके पिता उर्दू कविताएं लिखते थे और माँ एक प्रकाशित उर्दू कवि थी। आपके मामा अबुल फजल सिद्दीकी प्रसिद्ध उर्दू कहानीकारों में गिने जाते हैं। आप उर्दू में आधुनिक शैली की कहानियां लिखने वालों में सबसे बेहतरीन रचनाकारों में से एक हैं, जो कथा लेखन की अपनी अनूठी शैली के लिए भारत व पाकिस्तान में समान रूप से लोकप्रिय है। आपकी कहानियों का हिंदी, अंग्रेजी और फ्रेंच के अलावा दुनिया की कई भाषाओं में अनुवाद हो चुका है और विश्व के कई अग्रणीय अध्ययन केंद्रों में आपकी रचनाएं पढ़ाई जाती हैं। एक विज्ञान स्नातक होते हुए भी आपने दर्शन शास्त्र, राजनीति विज्ञान और साहित्य का अध्ययन किया और उर्दू साहित्य में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। आप वर्तमान में जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय दिल्ली के उर्दू विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। आपकी प्रमुख रचनाओं में कहानियों का संग्रह और उपन्यास हैं, जिनमें बुरे मौसम में, आखिरी दावत, तफरीह की एक दोपहर, मौत की किताब और नेमत खाना शामिल हैं। आपको कथा पुरस्कार, उपेंद्र नाथ अश्क पुरस्कार और यूपी साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। आपसे बातचीत करेंगे जोधपुर के वरिष्ठ पत्रकार व शायर जनाब एम.आई. जाहिर। आप बहुभाषी टीवी एंकर व न्यूज रीडर भी हैं और कई साहित्यिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। मैं अब जाहिर साहब से गुजारिश करूंगी कि वे कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उर्दू अदब के हवाले से अगर हम बात करें तो सरजमीन जोधपुर जो है वो अदब खेज सरजमीन है और यहाँ पर हम अगर बात करें तो अफसानवी अदब के हवाले से बात करें तो यहाँ पर जो फिक्शन राइटर्स हुए हैं, इस्मत चुगताई, अजीम बेग चुगताई, हबीब कैफी, हसन जमाल साहब जो हैं वो उन्होंने एक बहुत खूबसूरत और बेहतरीन मिसालें पेश की हैं। तो दूसरी तरफ शायरी के हवाले से बात करें तो यहाँ पर बेखुद बदायूनी और हकीम कबीर अहमद और रमजी इटावी साहब कदीम जमाने में हुए हैं और आज के दौर में शीन काफ निजाम साहब ने जो उर्दू अदब में नाम कमाया है, तो वो जहां जहां पे उर्दू है, जहां जहां भी अदब है, वहां उनका नाम है। तो शहर निजाम में मैं आपका इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं और इस शेर के साथ आगाज करते हैं कि उसकी आमद से घर का मंजर बदला है। और मैं जनाब खालिद जावेद साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने अदबी सफर के आगाज की बात बताएं हमारे सुनने और देखने वाले लोगों को। जी बहुत बहुत शुक्रिया आतिफ साहब। और उससे पहले कि मैं कुछ अर्ज करूं, सबसे पहले तो मुझे ये लफ्ज जोधपुर का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहिए, जिन्होंने मुझे आज यहाँ पे ये प्लेटफार्म मुहैया किया और मुझे आपके साथ बातचीत करने का एक मौका फराहम किया। तो मैं उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, एक तो ये था कि घर का माहौल हमेशा से बहुत अदबी नौयत का रहा। जी। साहित्य और अदब और आर्ट और कल्चर में
तो इसलिए मेरी खुशकिस्मती रही कि पूरा माहौल रचा बसा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे वालिद साहब खुद भी एक शायर थे और वालदा भी, और मामू की तरफ से भी हमारी कई जो 2-3 खालाएं थी वो भी अच्छी मतलब नॉवेलिस्ट अदबी थी। माहौल आपको घर में ही मिला। तभी माहौल घर में मिला, खिलौनों से खेलने का मौका कम मिलता था, कोई रिसाला जी आता था तो उसकी कहानियां पढ़ पढ़ के लोग सुनाते थे। 20वीं जी सदी आता था, सुषमा, शमा, खिलौना, इब्न सफ़ी के नावल, तो मतलब खेले भी, लेकिन खेलने से ज़्यादा जो था वो हम लोग जो हैं वो रिसालों से, पत्रिकाओं से और किताबों से ज़्यादा खेले। तो लिहाजा ज़ाहिर है कि जिस तरह आदमी खेलने के अंदर भागीदारी उसकी होती है, उसी तरह जब आपके खिलौने ही किताब बन जाती हैं, तो आपकी भागीदारी किताबों में उसी तरह से शामिल हो जाती है। तो करते क्या थे बेशक। कि जी वही 7-8 साल की उम्र में हमने कहानी वगैरह लिखना शुरू कर दी, और जी एक अपना पब्लिशर यानी खुद ही नकली तौर पे एक अपना पब्लिशिंग हाउस भी बना लिया कि भी अच्छा। खाली टुकड़ों पे मिलेंगी किताबें, और ये आप मंगाइए और ये अगला नावल ये होगा और अगला अफसाना ये होगा। तो ये 7-8 साल की उम्र से ये सिलसिला चला, और फिर 11 साल की उम्र में तो खैर एक कहानी मेरी छप गई थी, और एक अखबार निकला करता था, डेली से मिला, उसमें जी हाँ कहानी जी। भी छप गई थी। 11 साल की उम्र थी। फिर ये सिलसिला चलता चला गया। मतलब कहने का ये कि घर का जो माहौल था, वो बड़ा साज़गार रहा मेरे लिए, बड़ा अनुकूल था। मेरे अंदर अगर कोई साहित्य के बीज थे, तो वो बीज मर नहीं सके, मिट नहीं सके, बल्कि वो बराबर पनपते ही चले। तो इस तरह से रहा है, जी और फिर आगे का सफ़र चलता रहा। जी और मेरा ख़्याल ये है कि साहित्य इस तरह से, लिटरेचर कुछ इस तरह से, यानी साथ-साथ रहा कि कहीं भी आप जाइए वो आपके पैरों के साथ जो है वो लिपटा हुआ एक जो है, एक साया जैसे चलता है ना, वो बिल्कुल साए की तरह मतलब साथ में रहा। और ये सिलसिला बहुत मतलब बहुत पुराना है। हम तो ये सोचते हैं कि बगैर साहित्य के जीना भी क्या कोई जीना है। वो जी। मतलब ज़िंदगी की साँसों का तसव्वुर भी नहीं कर सकते अदब के बगैर, शायरी के मतलब शायरी के बगैर तो इंसान इंसान नहीं रहता है। जी तो ये सब चीज़ें हैं। मैं यहाँ इस ज़म्न में एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आमतौर पे कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण है, जो अदब है वो माशरे का आईना है। तो जी। मौजूदा दौर में जबकि कोरोना है और हम लॉकडाउन के पीरियड से निकले हैं, तो जो प्लॉट होते हैं, चाहे वो कहानियाँ हों, चाहे नॉवल हो, उनके उनके प्लॉट भीड़ में से चुने जाते हैं। जब आज के दौर में जब हर शख्स तन्हा है और वो कहीं तन्हाइयों के प्लॉट हैं, कहीं घर-घर की एक कहानी निकलती है, तो आज के दौर की मुनासिबत के साथ में अगर देखें तो आप इसको ये किस तरह से लेंगे कि जो प्लॉट हैं, वो किरदार हैं, वो आप किस तरह से चुनना चाहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि इसको बहुत अच्छा सवाल है आपका, बहुत अच्छा सवाल है। लेकिन देखिए, हर दौर में अदीब के सामने तो ये चुनौती रही है कि जो उसका समय है, उसका समय, वो अपने समय में कहानी लिखता है ना, और समय से बाहर तो ना हम जी सकते हैं, ना ही हम समय से बाहर मर सकते हैं। तो अपने समय में ही अ, हम लिखते हैं, और ये जो हमारा समय होता है, इससे हम लगातार टकराते रहते हैं। तो सिर्फ़ आज का ही ज़माना नहीं, बल्कि कहना ये चाहिए, लेकिन देखिए एक चीज़ ये होती है कि महज़ जो बाहर का वातावरण है, वही वही हमारी क्रिएटिविटी के लिए या वही हमारी रचना प्रक्रिया के लिए जो है वो ही काफ़ी नहीं होता है, बल्कि उसके साथ-साथ जी, क्या होता है कि एक इंटरनल प्रेशर होता है, एक आंतरिक दबाव होता है आदमी के ऊपर, और उसको खुद पता नहीं होता कि ये जो छटपटाहट है उसके अंदर वो किस बात की है, या ये छटपटाहट किस लिए है। तो हुँ, कभी-कभी तो उसको लगता है कि वो कुछ लिखना चाहता है, लेकिन लिख नहीं सकता। और कभी-कभी ये होता है कोई चीज़ अंदर उसके ऐसी ऐसी कोई चीज़ अंदर पक रही है फोड़े की तरह, जिसको कि बाहर निकलना होता है। तो एक चीज़ तो ये है, दूसरी चीज़ ये है कि अपने बाहर का जो वातावरण है या जो इवेंट है वो हमेशा होते रहे। देखिए, हिंदुस्तान-पाकिस्तान का बँटवारा हुआ, हिंदुस्तान और ये जंग आज़ादी हुई। अब आप अगर यूँ देखें तो जितना प्रेमचंद का फ़िक्शन है, उस पूरे प्रेमचंद के फ़िक्शन को मैं डॉक्यूमेंटेशन कह सकता हूँ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का। कि अगर आपको इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में कुछ जानना है, तो हिस्ट्री से ज़्यादा तो आपको प्रेमचंद की कहानियों में, प्रेमचंद के नावलों के अंदर मिल जाएगा। अगर आपको जंग के बारे में कुछ जानना है, तो वार एंड पीस
जो कि बहुत मशहूर नावल है टॉलस्टॉय का, उसको पढ़ने के बाद हमें जंग के बारे में वो सब कुछ मालूम हो जाएगा जो कि हमें हिस्ट्री में नहीं मिलेगा। यही वजह है कि ये भी कहा गया है कि हिस्ट्री में सिर्फ तारीखें होती हैं, और अदब के अंदर उन तारीखों के अंदर जो कुछ होता है वो मानवीय सरोकारों के साथ सामने आ जाता है। यानी हिस्ट्री के अंदर वो जो मानवीय संवेदना होती है वो ना होके उनकी यहाँ डेट्स होंगी, और उनके यहाँ ये तो होगा कि भाई अकबर है, अगर मैं अकबर की मिसाल दूं तो अकबर की डेट ऑफ बर्थ क्या थी, अकबर बादशाह कब पैदा हुआ, कब उसका देहांत हुआ, उसने उसने कितनी जंगें लड़ी, कितनी जंगें जीती, कितनी जंगें हारी, उसके ज़माने में एग्रीकल्चर का हाल क्या था, उसके ज़माने में प्रजा का क्या हाल था। लेकिन अगर मैं अकबर के अस्तित्व के बारे में, अगर मैं अकबर के अपने ह्यूमन एग्जिस्टेंस के बारे में कुछ जानना चाहूँ, अकबर क्या सोचता था, अकबर अकबर किस तरह के ख्वाब देखता था, अकबर के सपने कैसे होते थे, तो ये हमें शायद अकबर के ऊपर अगर कोई नावल लिखेगा तब तो हमें मालूम होगा, लेकिन वो हमें हिस्ट्री नहीं बताएगी। तो मैं इतनी बात मैंने सिर्फ इसलिए कही कि जो बाहर का वातावरण होता है हमारा, जो जैसा कि आपने इशारा करा कि आज का ये माहौल है, तो आप कहाँ से किरदार या आप प्लाट उठाएंगे, देखिए वो तो हमेशा आपके अपने अंदर से होते हैं। अब ये जो कोरोना है, अब इस कोरोना के ज़माने में जो आपने देखा कि जो आदमी घर के अंदर सिमटा, तो जो उसके एग्जिस्टेंशियल डायमेंशंस थे वो जब जिन तक उसकी पहले नज़र नहीं गई थी, वो सारे एग्जिस्टेंशियल डायमेंशंस खुलकर सामने आ गए। देखा कि कितने लोग डिप्रेस होने लगे, कितने लोगों को एक मनोवैज्ञानिक की ज़रूरत जो थी वो पड़ने लगी, और कुछ लोग हिस्टेरिक हो गए, कुछ चिड़चिड़े हो गए, बाद लोगों ने तो खुदकुशी करने की कोशिश की, आत्महत्या करने की कोशिश की। तो यहाँ से चीज़ें उठती हैं कि इंसान के ऊपर इनका क्या असर पड़ा, बुनियादी तौर के ऊपर असर क्या पड़ा उसका। तो अगर हम चाहेंगे तो अगर हमने कोई अगर वो असर देखा है, जज किया है कोई असर, अगर हमने कबूल किया है और वो हमारा फर्स्ट हैंड तजुर्बा है, क्योंकि तकलीफ में देखिए आप तो खुद इतने अच्छे शायर हैं, तो आपने देखा होगा जनाब कि शायरी में भी जो फर्स्ट हैंड तजुर्बा होता है, जो शेर आपके ऊपर से गोया उतर के आया, और सेकंड हैंड तजुर्बा जो होता है कि वो उसके कोई माने नहीं है। तो मेरा तो अभी मैं आपसे अर्ज करूं कि अभी जो मेरा बिल्कुल अ, बस सिर्फ 15 दिन हुए हैं, एक नया नावल मेरा अभी मतलब छप के सामने आया है, वो है ही पैंडेमिक के बारे में, और उसका अच्छा, तो उन्वान है लोग जानना चाहेंगे, जो हमारे दर्शक श्रोता हैं वो जानना चाहेंगे उसका क्या नाम है? हाँ, उसका नाम है ए खंजर पानी में, ए खंजर पानी में, ए नाइफ इनटू द वाटर। और वो हिंदी में भी ट्रांसलेट हो गया है, बहुत जल्द वो रजा फाउंडेशन वाले छाप रहे हैं, और वो उर्दू में भी अभी छप कर आया है। मेरा ख्याल है सिर्फ 15 दिन हुए हैं। तो वो पूरा ये तो नावल बहुत जो है खुशखबरी है। वो पेंडेमिक पे है। जाहिर है कि वो पेंडेमिक ये वाला वायरस तो नहीं है, वो कोविड-19 तो नहीं है, लेकिन वो जी, पेंडेमिक के ऊपर लिखा गया, शायद जैसा कि लोगों का कहना है कि वो उर्दू का पहला नावल है। मतलब अब तक उर्दू में एपिडेमिक पे, पेंडिंग पे कुछ कहानियां तो मिल जाती हैं, हाँ, अ, प्रासंगिकता तो समसामयिकता तो है उसमें। लेकिन पूरा नावल जो है, पूरा नावल जो कोरोना है में नहीं। वबा के ऊपर और ये पेंडेमिक पे मैंने लिखा जी, है, और जी, जिसका प्लाट कुछ इस तरह का है कि जो पानी है, पानी में एक वायरस आ गया है जिससे कि पानी गंदा हो गया है, इन्फेक्टेड हो गया है, तो पानी की सप्लाई जो है वो बंद कर दी गई है। अब पानी की सप्लाई बंद कर दी गई है, और कुछ लोगों ने जिन्होंने कि वो पानी मतलब इस्तेमाल कर लिया था, उनमें वो बीमारी फैल गई है। तो जी। उन लोगों पे क्या गुजरी जो कि 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन तक बगैर पानी के लॉकडाउन में रहे। तो ये देखिए कि जो अदब की जो ज़बान होती है वो सिंबल्स की और मेटाफर की होती है। जी, यही एक फ़र्क है। जो दूसरी ज़बानें होती हैं, जो बिज़नेस लैंग्वेज है हमारी, उसके अंदर हमें फैक्ट चाहिए। लेकिन यहाँ क्या होता है कि फैक्ट की मेटामॉर्फोसिस हो जाती है। अदब में और फ़लसफ़े में और दूसरी चीज़ों में यही फ़र्क है साइंस में कि जहाँ पे फ़ॉर्मूला है, जहाँ पे आइडियाज़ हैं, यहाँ आइडियाज़ ना हो के नाज़िर साहब मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ इम्प्रेशंस होते हैं। आइडिया नहीं होता बल्कि इम्प्रेशंस होते हैं। आइडिया तो फ़लसफ़े में होते हैं, जी, आइडिया बिल्कुल। तो फ़िलॉसफ़ी इसी में ज़मीन होते में मेरा मेरा एक सवाल है आपसे, क्योंकि हैं। अभी जी, आपने साइकोलॉजी की बात की और आपका ताल्लुक फ़लसफ़े से भी है, और आपके जो फ़िक्शन में फ़लसफ़ा और अदब दोनों ही में, अदब से तो है ही ताल्लुक, लेकिन उसमें आप फ़लसफ़ा नज़र आता है। कहीं आप संस्कृत के री को डेडिकेट करते हैं, कहीं जी, गुब्बारा है, कहीं ज़ीरो है, और आखिर में मौत की किताब में जो है कुछ सफ़े आप खाली छोड़ देते हैं। तो अदब से आप वो फ़लसफ़े की मुनासबत किस तरह से देखते हैं? आप
आपके जहन में क्या बात रहती है? जी देखिए, असल में बात क्या है कि चाहे वो फलसफा हो चाहे वो अदब हो, दोनों का जो केंद्र बिंदु है, दोनों का जो सेंट्रल पॉइंट है, दोनों जो अपनी तवज्जो सब करते हैं वो इंसान पे करते हैं और इस दुनिया पे करते हैं और इस दुनिया बनाने वाले पे करते हैं। ये जो मेटाफिजिकल ट्रेंगल बनता है हमारा, एक जो तत्व मीमांसा है कि भाई इस दुनिया को आखिर किसने बनाया, मतलब गॉड, वर्ल्ड और मैन, ईश्वर, व्यक्ति और ये संसार, इन तीन के बीच में संबंध क्या है, व्यक्ति का ईश्वर से संबंध क्या है, संसार का ईश्वर से संबंध क्या है और व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से संबंध क्या है। ये बुनियादी सवाल हैं जो कि हमारे सामने फिलॉसफी में आते हैं और सारी की सारी फिलॉसफी इन्हीं सवालों को खोजने में, इन्हीं सवालों को कुरेदने में लगी रही। देखिए, चाहे वो हमारा इंडियन फिलॉसफी हो, चाहे वो हमारा हिंदुस्तानी फलसफा हो, तो आप देखिए कि उपनिषदों के जमाने से, उपनिषदों के अंदर अगर हम देखें तो जैसे कि मांडूक उपनिषद है या कठोर उपनिषद है, सारे उपनिषदों के अंदर मृत्यु क्या है, आदमी पैदा क्यों होता है, आदमी मर क्यों जाता है, ये जो सवालात, और फिर वहां से आपने देखा कि गीता तक पहुंचते हैं, बुद्ध तक पहुंचते हैं, जैन तक पहुंचते हैं, मीमांसा तक पहुंचते हैं, अद्वैतवाद तक पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं वही जो इंसान के दुख और दर्द है उनको जहाँ पे फलसफा, जहाँ पे फिलॉसफी बुद्धि के जरिए जानना चाहती है, अक्ल के जरिए जानना चाहती है, वहां पे साहित्य का काम अक्ल का इतना नहीं है जितना काम कि उनका वो इन्हीं सारे फैक्ट को संवेदना के स्तर के ऊपर जानना चाहते हैं और अपने हवास के बेस पे जानना चाहते हैं, अनुभव के स्तर पे, यानी 5 हवास के जरिए मुझे क्या अनुभूति हुई, ये चीज आर्ट में और साहित्य में ज्यादा अहमियत रखती है। फलसफा उसको खोजने की कोशिश करता है आइडियाज के बेस में, जैसा कि मैंने कहा, विचार के बेस पे, और जो साहित्य है वो उन्हीं विचारों के जरिए जो असर हमारे ऊपर पड़ता है, दुख का, सुख का, घृणा का, नफरत का और भी किसी चीज का, हम मृत्यु को संवेदना के स्तर के ऊपर महसूस करते हैं, वो मृत्यु को फिलोसफाइज करते हैं, वो मृत्यु के बारे में कुछ और बताएंगे कि भाई मृत्यु होना तो एक सच है। मैं ये मानता हूं कि हर आदमी बैक कहीं ना कहीं जरूर फलसफी हो जाता है, हर इंसान, और कहीं ना कहीं वो शायर भी होता है, कहीं ना कहीं वो अदीब भी होता है। देखा ये जाता है कि बैलेंस कितना है। तो बहुत मशहूर जाक दरेदा का नाम आप सब लोगों ने सुन रखा होगा, पोस्ट मॉडर्न थिंकर हैं। उन्होंने एक जगह लिखा है कि मैं जिंदगी भर फिलॉसफी और लिटरेचर दोनों के बीच के किनारों के बीच तैरता ही रहा, और कभी वो किनारा छू के आता था और कभी ये किनारा छू के आता था। तो दोनों ही चीजें इंसान से ताल्लुक रखती हैं, इंसान के दुखों से ताल्लुक रखती हैं। डीएस लॉरेंस ने एक जगह कहा था कि अगर किसी अदबी फनपारे के अंदर कोई गहरी मेटाफिजिक्स नहीं है, अगर आप उसको एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं, तो आपका लिखना बेकार है। क्योंकि अगर आप सिर्फ सामने के फैक्ट लिख रहे हैं तो फैक्ट के पीछे भी फलसफा होता है। तो फिलॉसफी और ये अदब जो है, इनका रिश्ता तो बिल्कुल एक नाखून और मतलब गोश्त की तरह होता है। और इसके लिए जी। आमतौर से हुआ क्या है, दुर्भाग्य हमारा ये है जनाब, कि जब हम फलसफे की बात करते हैं, जब हम फिलॉसफी की बात करते हैं, तो हमारे सामने एक बड़ा पढ़ा लिखा था, एक बड़ा खुश्क मिजाज, बहुत ड्राई सा एक आदमी चला आता है कि भाई ये तो इस दुनिया की बात ही नहीं करेगा, लगेगा कि ये आसमानों की बात कर रहा है, ये तो एब्स्ट्रैक्ट बातें करेगा, ये तो अमूर्त बातें करेगा, है? लेकिन मान लीजिए, अगर आप, मैं इसको ऐसे कहता हूँ, ऐसे कहने की यहाँ पे आपके सामने अपनी बात रखूंगा कि अगर किसी दिन एक रात मान लीजिए कि हमारी आंख खुलती है और हम अपने आप को किसी अजनबी ग्रह के ऊपर पाते हैं, हम अपने आप को किसी अजनबी सैयारे के ऊपर जाके पाते हैं जहां सब कुछ हमारे लिए अजनबी है, तो हमारे दिल में जो सबसे पहले ख्याल आएगा वो ये होगा कि मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ, और मैं क्यों हूँ, और मैं यहाँ कैसे आया। ये जो क्वेश्चनिंग है, यही फलसफा है। वो एक कोई भी आम आदमी भी होगा, उसके भी अंदर यही, उसके उसके दिल में भी यही ख्याल पैदा होंगे कि ये है क्या। तो इस दुनिया के बारे में जब हम क्वेश्चनिंग करना चाहते हैं तो वो तो फिलॉसफी होती है। लेकिन अदब में जब हम इन क्वेश्चनिंग को संवेदना के स्तर पे महसूस करके अपने जज्बातों में, अपनी भावनाओं में प्रकट करते हैं, तो वो शायरी कहलाती है, नावल कहलाता है और अफसाना कहलाता है। तो दोनों का ताल्लुक मुझे लगता है कि बहुत ही करीब का है, बहुत ही पास का है। और कहीं कहीं तो जाहिर है कि हमारे बहुत से ऐसे फलसफी थे जो बहुत अच्छे नावलिस्ट हुए,
जैसे अल्बेयर कामू है, अल्बेयर कामू बहुत बड़े एग्जिस्टेंशियल फिलोसफर भी हैं और उनके नावल बहुत मशहूर हैं। अब जैसे कि प्लेग ही उनका बहुत ही मशहूर नावल है जो हाँ, कि उन्होंने प्लेग बहुत मशहूर है सबब उनका। पे लिखा, या जापाल सार्थ हैं। तो इस तरह के भी लोग यहाँ पे मतलब शामिल रहे हैं। तो हाँ, इन दोनों में मुझे लगता है कि कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये जो जुड़े इंटरसेक्शन के पॉइंट है, हो सकता है कि वो मेरे यहाँ कुछ ज्यादा हो, लेकिन वो पाए तो हर अदीब के अंदर जाते होंगे। एक एक सवाल मेरा ये था कि आमतौर पे कहते हैं कि कहानी मेरी रूदा दे जहां मालूम होती है, जो सुनता है उसी की दास्तां मालूम होती है। तो आपकी नज़र में अच्छे फिक्शन या नॉवेल या अफसाने की इस्तिलाह, परिभाषा, डेफिनेशन क्या है? जी बिल्कुल, जो आपने सही कहा। देखिए, दो बातें हैं। एक बात यह है कि आम आदमी जब कोई ये कहता है कि ये मेरी कहानी महसूस होती है, तो इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि हो सकता है उस आदमी के साथ कोई ऐसा वाकया गुजरा हो, वाकया, कोई घटना गुजरी हो, कोई ऐसा इवेंट हुआ हो जो उस कहानी में जो इवेंट बयान हुआ है, उस इवेंट से उसकी थोड़ी सी रेलिवेंसी हो गई, तो उसको लगा कि भाई ये तो आपने मेरी कहानी लिख दी है। जैसे कोई आदमी है, मोहब्बत में नाकामी उसको मिली, मान लीजिए, अब कोई कहानी है, वो भी मोहब्बत की नाकामी की कहानी है, उसको लगता है कि ये तो साहब बिल्कुल मेरे साथ भी हुआ है। तो एक तो इस जगह आदमी को लगता है, जैसे कहाते हैं ना कि आप बीती जग बीती बन जाती है, जिसको कहते हैं कि आप बीती जग बीती बन जी हाँ, जाती है। लेकिन बेशक। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि अच्छे अदब का काम, अच्छे फनपारे का काम ये है कि जो चीजें हमारी नजरों से ओझल थी, जो कहना चाहिए जिनसे कि हम अनफैमिलियर थे, तो वो जो अनफैमिलियर है उसको फैमिलियर में बदल दे, यानी नामानूस को मानूस में बदल दे, और हमें ये लगा अच्छा ऐसे भी थे, अच्छा ऐसा होता है, हमें तो मालूम नहीं था। लेकिन जब मालूम हो तो मालूम, अरे ये तो हमने भी सोचा था, लेकिन इससे पहले ऐसा नहीं सोचा था। अच्छा फनपारा वो होगा जो कि अपने पढ़ने वाले के साथ साथ सफर करे, यानी जो कारी है, जी जो रीडर है, जी जी। कोई रीडर है या जो भी पाठक है, वो उस लिखने वाले के तजुर्बे के साथ साथ बढ़े और उसको आहिस्ता आहिस्ता पढ़े। वो एक सस्पेंस थ्रिलर की तरह उसको ना पढ़े कि अब देखें अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। हमने ऐसे लोग भी देखे हैं पढ़ने वाले रीडर जो कि नावल को आखिर में पढ़ लेते हैं। भाई आखिर में पढ़ के उनको सिर्फ इससे दिलचस्पी होती है कि हुआ क्या। ये एक अच्छे रीडर की पहचान नहीं है कि हुआ क्या इसको जाने, बल्कि पहली सत्तर के साथ नावल को, रीडर को अपने साथ ले लेना चाहिए। और वो जो एक सफर है पाठक के बीच का और लेखक के बीच का, दरअसल वही वही सही सही जो रीडर ओरिएंटेड क्रिटिसिज्म है, उसके जो सही मीनिंग आते हैं निकल के, मतलब किसी भी फनपारे के जो सही मीनिंग आते हैं, वो उस जंक्शन पॉइंट के ऊपर आते हैं जहां पे कि पाठक और रीडर अपने आप को एक समझें। और एक के माने यहाँ पे ये है कि जहां पाठक राइटर के दुख और सुख में, मतलब राइटर के दुख और सुख से मतलब ये कि जो कोई राइटर ने लिखा है उस तहरीर के दुख और सुख में, वो जो टेक्स्ट है, वो जो मतन है, हाँ, उसके दुख सुख में वो उसी तरह उस कर्व में शामिल हो जाए कि उसको लगे कि ये तो मेरा तजुर्बा भी था, भले ही मैंने इसको इससे पहले महसूस नहीं किया, लेकिन मैं अब महसूस कर सकता हूँ। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो अच्छा अदब होता है या कोई भी अच्छा आर्ट होता है, उसमें नॉलेज उतनी नहीं होना चाहिए जितनी कि इंसाइट होना चाहिए। जी, इंसाइटफुल ज्यादा होना चाहिए, नॉलेजेबल बेशक। और इंफॉर्मेटिव वो इतना नहीं होना चाहिए। और इंसाइट जी, तो सही कह हमेशा रहे हैं आप। होती है कि जिसको कि हमें अब तक नहीं मालूम था। कहते हैं ना कि आज मुझे अपने ही अंदर एक नया इंसान मिला। जब मैं अपने अपने अंदर एक नए इंसान को खोज सकूं, जब मैं अपने जमीर के दरवाजे के ऊपर जो हूं, वो मैं समझूं कि मैं बिल्कुल एक अपने जमीर की जो अदालत है उसके सामने मैं भी मुजरिम बना हुआ खड़ा हूं। मुझे लगता है कि अच्छा लिटरेचर आपको आपके गुनाह याद दिला देता है। अच्छा लिटरेचर आपको आपके जुल्म याद दिला देता है, आपकी नाइंसाफियां याद याद दिला देता है। अच्छा जी लिटरेचर कभी आपको चैन की नींद नहीं सोने देता। ये कोई म्यूजिक का प्रोग्राम नहीं है कि कंसर्ट के अंदर हमने तालियां बजा दी और हम खुश होके आ गए। ये कोई बॉम्बे की घटिया फिल्म नहीं है कि हमने उसके ऊपर हंस लिए और लाफिंग शो किया और हम वापस आ गए। अच्छा अदब तो वो है जनाब कि जिसको पढ़ने के बाद हम वो ना रहें जो कि पहले थे। मेरे ख्याल में जी यही जी, पहचान है। अच्छा। बेशक। जैसे आमतौर पे ये होता है कि किसी शायर से तो लोग कहते हैं चले आजकल आपने क्या नया लिखा है, साहब एक गजल सुना दीजिए, दो शेर सुना दीजिए, लेकिन अफसाना निगार के साथ ऐसा नहीं है। और लेकिन
अभी आपने कारी असास तनकीद, जो पाठक की जो समीक्षा है, पाठक की आलोचना है, उसका जिक्र किया। तो मैं आज के वर्चुअल और साइबर दौर की बात करूं तो अभी जो साहित्य का पाठक, श्रोता और दर्शक ये बढ़ गया है, क्योंकि जो पढ़ना नहीं जानता या कम जानता है वो ऑडियो सुन रहा है या वो वीडियो देख रहा है अदब का, या जो पिक्चराइजेशन हो जाता है वो वीडियो देख रहा है, या चाहे डिजिटल पे आ रहा है चाहे टीवी में आ रहा है। तो अदब, आमतौर पर लोग कहते थे कि अदब के कारी नहीं है, अदब के पाठक नहीं मिल रहे हैं, आजकल लोग अदब को पसंद कम करते हैं। तो ये इस तरह से जो एक मजीद इजाफा हुआ है अदब के हवाले से, तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? जो ये एक नया पाठक वर्ग आया है जो वर्चुअल साहित्य के हवाले से, जो चाहे वो शायर को पढ़ रहा हो, उपन्यासकार को पढ़ रहा है या कहानीकार को पढ़ रहा है, जिससे भी पढ़ रहा है। देखिए, मेरा कहना ये है, बहुत अच्छा सवाल आपने किया नादिर साहब, कि ये बहुत तात्कालिक सब पाठक होता है। देखिए, ये जो पाठक होता है ये तात्कालिक, ये इसको जो है वो वक्ती वक्ती सुख चाहिए। ये मतलब इनको इंटरटेनर्स चाहिए, इनको इंटरटेनर्स चाहिए, क्योंकि ये जो वर्चुअल रियलिटी है दरअसल, या इसको एक दूसरा नाम आप इसको हाइपर रियलिटी भी कह सकते हैं। तो ये जो वर्चुअल रियलिटी और ये जो हाइपर रियलिटी है, इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें टेम्परेरीनेस होती है। इट्स वेरी टेम्पोरल, इट्स नॉट परमानेंट। तो ये चीजें इतनी तेजी के साथ हमारे सामने आ रही हैं ना कि बम्बार्डमेंट है, एक इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन है हमारे सामने। तो ये तो एक बात आपको और ये भी बताऊं कि किसी भी जमाने में अच्छे पाठक हमेशा कम हुए। मतलब पाठक भी थे और अच्छे राइटर भी और अच्छे शायर भी हमेशा कम हुए। मतलब ऐसा नहीं था कि एक ज़माने में हर आदमी गालिब था, हर ज़माने में मतलब अरे भाई हर शायर जो था वो फैज़ की तरह था, हर शायर जो था वो फ़िराक की तरह था, ऐसा नहीं था। हर ज़माने में अच्छे शायर और अच्छे कारी या अच्छे रीडर जो थे वो हमेशा कम हुए। हुआ दरअसल ये है कि मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि ये जो मटेरियल वाइपर रियलिटी के ज़रिए, हाइपर रियलिटी के ज़रिए हमारे सामने आया है, इसने हमारे रीडर को कुछ सहल पसंद बना दिया है। वो बड़ा ईज़ी वे में मतलब चीज़ों को देखने लगा है। वो मेहनत नहीं करता, वो कोशिश नहीं करता। उसको ये नहीं मालूम कि जो एस्थेटिक सेंस है, जो असल एस्थेटिक सेंस होता है, जो असल सौंदर्य अनुभव कह सकते हैं आप जो होता है, वो चीज़ों के पर्दे हटाने से नहीं होता, बल्कि उनके ऊपर और पर्दे डालने से होता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? कि जब तक के अच्छे अदब के अंदर एम्बिगुइटी नहीं होगी, जब तक उसमें सिंबल नहीं होंगे, जब तक उसमें मेटाफर नहीं होंगे, उसमें उसकी ब्यूटी होती है। और हम ये भी जानते हैं कि देखिए, ब्यूटी भी कभी भी वही ब्यूटी होती है जिसके ऊपर के एक पर्दा सा हो, हल्का सा पर्दा हो। अगर वो पर्दा हटा देते हैं तो वो जो ब्यूटी होती है वो अगलीनेस के अंदर बदल जाती है, वो फिर वल्गरिटी के अंदर बदल जाती है। देखिए, मैं इसको एक बार मैंने एक आर्टिकल लिखा था कि एक बच्चा है जो कि चॉकलेट खाना चाहता है, हम उसको चॉकलेट लाके देते हैं। तो अगर 2-1 बार मैंने तजुर्बा किया है ऐसा, और आप देखिए कि अगर हम उसको रैपर फाड़ के उसका चॉकलेट देते हैं, तो वो इतना खुश नहीं होता है। वो जो उसका जो मतलब रैपर है नीले रंग का, डेयरी मिल्क का कह लीजिए, 5 स्टार का, तो बहुत ही खूबसूरत, भई हमें तो बहुत पसंद था अपने बचपन में। तो हम उस रैपर को अपने हाथ से फाड़ना चाहते थे कि हम इसको अपने हाथ से चाक करें और फिर उसके बाद हम चॉकलेट खाएँ। तब हमारा चॉकलेट खाने की जो पूरी प्रोसेस थी, जो पूरा प्लेज़र था हमारा, वो तब हासिल होता था। आज के रीडर को पर्दे उठाने में या पर्दे उठाने की कोशिश करने में दिलचस्पी कुछ नहीं है। उसको सीधा-सीधा प्लेट में रखा हुआ नंगा चॉकलेट चाहिए। आई से इट नेकेड चॉकलेट। मतलब आप प्लेट में रख के दे दीजिए उसको कोई चीज़। उसको ज़हमत मत दीजिए इस बात की कि वो उसकी उसकी दुनिया में दाखिल हो सके। यानी ये जो सुख है, ये जो प्लेज़र है, देखिए एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि 2 टाइप के प्लेज़र होते हैं। ये तो आपको मालूम ही है कि 2 टाइप के प्लेज़र होते हैं। और जे ई स्मिल ने, बहुत ही मशहूर जे ई स्मिल जो थे, पॉलिटिकल फिलॉसफर थे, उन्होंने एक जगह बड़ी उम्दा बात कही, जो मैं बात बार-बार मैं उससे बहुत एग्री करता हूँ और मैं बार-बार बताता हूँ कि एक रसगुल्ला खाने का सुख बहुत तीव्र हो सकता है। मेरा दिल चाह रहा है रसगुल्ला खाऊँ, तो ये बहुत तीव्र है और मैं जल्दी से रसगुल्ला खा लेता हूँ, मगर उतनी जल्दी ही उसको मैं भूल भी जाता हूँ। लेकिन एक कविता लिखने का सुख, एक नज़्म लिखने का सुख, एक गज़ल लिखने का सुख, ऐसा सुख नहीं है जो जिसका मुकाबला मैं जो हूँ वो किसी तात्कालिक चीज़ से कर सकूँ। वो मेरी ज़िंदगी भर मेरे साथ जो है
वो रहता है। शायद इसीलिए कहा होगा कि जो कि असल ब्यूटी है वो सत्यम शिवम सुंदरम वाली बात मैं तो बार बार कहता हूँ कि भाई असल चीज वही है, सत्यम शिवम सुंदरम। और सत्य जो है वो तो क्या होगा, वो तो परमानेंट होगा, तो वो टेम्परेरी नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें वक्ती इंटरटेनमेंट के लिए हो सकती हैं, और अगर इसमें कोई संजीदा चीज आती है तो वो भी माफ कीजिएगा, वो उसी इंटरटेनमेंट की भीड़ के अंदर कहीं गुम हो जाती है। तो अब हुआ क्या है ना कि हमें बहुत जल्दी है, हमें चीजों को जानने में इतनी जल्दी है कि आप कभी देखिए आज के जमाने में अगर हमें कोई नाम देखना है तो हम फौरन गूगल करने बैठ जाते हैं। अब आज से 20 साल पहले तो था नहीं गूगल। तो जनाब अगर मुझे कोई नाम या कोई चीज जानना होती थी तो मैं लाइब्रेरियों की खाक छानता था। वो कहेंगे साहब ये खाक छानना, ये लाइब्रेरियों में जाना, ये वहां की किताबें उठाना, उनकी धूल और खाक को अपने ऊपर लाना, ये तो बैकवर्डनेस की बात थी। आज तो इतनी सहूलत है। लेकिन यकीन कीजिए कि जो सुख उसमें मिलता था, जो खुशी वहां मिलती थी, वो खुशी गूगल के ऊपर कुछ जान लेने से मुझे नहीं मिलती। और ये भी मैं आपको बताऊं कि सारी चीजें जो यहाँ मौजूद है वो बहुत ही सुपरफिशियल होती हैं, सरसरी होती हैं। मतलब अच्छा लिटरेचर, अच्छा आर्ट, अच्छा अदब जो है वो इस तरह से मतलब सबके लिए होता ही नहीं है। वो मुंतखब करता है, जिस तरह कहा जाता है कि अच्छा शेर जो है वो अपने लिए मुंतखब करता है कि आएगा किसमें। अब नादिर साहब जब अच्छा शेर, आप जब अच्छा शेर, आप जाहिर है अच्छा शेर ही कहते हैं, तो वो शेर आपको खुद मुंतखब करता है, आपकी मजाल नहीं कि आप उसे वो तो कहते हैं ना कि वो तो गैब से आती हैं सदाएं, जैसा कि गालिब ने कहा था। आप क्या है, आप तो खाली मतलब उसका वो है, एक एक वसीला आते हैं गैब से मज़ामी ख्याल में। जी जी आलम तमाम। मैं जो मुझे शेर याद नहीं, आप पूरा कीजिए। वो नवाए सरोश है, आलम तमाम खामे, आलम तमाम खामे नवाए सरोश है। ये जो मतलब एक जो कलम पे चलने की जो आवाज है सरसर की, तो मुझे तो खाली मुंतखब किया गया है। और एक बात मैं आपको और बताऊं, बहुत उम्दा बात कही थी आपके ट्रेनिंग ने कि हमारी क्या मजाल कि हम किसी अच्छी किताब को रद्द करें, वो तो अच्छी किताब ही होती है जो कि हमें रद्द करती है। जी तो दूसरी चीज ये है कि लिखने वाले को तो अपने स्टैंडर्ड के लिहाज से लिखना है। अब कारी को भी तो तरबियत चाहिए ना भाई। अब ये कोर्स होते हैं, हर चीज को सीखने का एक अमल है। जो ये तरबियत याफ्ता कारी अच्छी चीज पढ़ते 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 मंजिल ब मंजिल हम भी तो ऐसे ही पहुंचे हैं। तो ऐसा तो हुआ नहीं है कि हम जो है वो आज एकदम से अल्बियर कामू और सार्ट और टालिस्टाय और दोस्तोयेव्स्की पढ़ने लगे हों, या एकदम से ऐसा लिखने लगे हों। हमारी ट्रेनिंग हुई है ना। अब इस ट्रेनिंग में हम रुके नहीं। एक चीज और जो आपने कही है, जो वर्चुअल रियलिटी वाली जमाना है, ये जो ई बुक्स हैं, ये जो फेसबुक पे जो कुछ भी आता है, जाहिर है कि वो इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल ही है। तो एक बार बोर्खेस, बहुत ही मशहूर अर्जेंटानिया के बहुत ही आलमी शोहरत याफ्ता अदीब है बोर्खेस। तो बोर्खेस से किसी ने पूछा कि भाई आप ये बताइए कि अब आगे क्या मुस्तकबिल है किताब का। मतलब किताब से उनके माने थे वो जो किताब होती है जिसमें कागज की किताब होती है, जिसको हम हाथ में लेके पढ़ते हैं और तकिए के नीचे रख लेते हैं, और फिर सुबह को उठते हैं तो फिर तकिए के नीचे से निकालते हैं, जी जी जिसके कागज गल सड़ भी जाते हैं, जिसकी कोई खास उम्र नहीं होती। तो उसने कहा कि देखिए जो मशीन होती है, बहुत उम्दा बात की उसने कहा कि मशीन इज द एक्सटेंशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। इंसानी जिस्म का, इंसानी शरीर का जो विस्तार है वो है मशीन। एक्सटेंशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज द मशीन, बट द एक्सटेंशन ऑफ द ह्यूमन माइंड इज द बुक। जी जब इंसानी जहन का जब विस्तार होगा तो वो बुक की शक्ल में नजर आएगा, वो किताब की शक्ल में नजर आएगा। तो ये चीजें भी चलेंगी और वो चीजें भी चलेंगी। और देखिए हर हर जमाने में ये हुआ, अच्छा अदब भी था, बुरा अदब भी था, अच्छा आर्ट भी था, बुरा आर्ट भी था। तो मुझे लगता है कि लिखने वाले को तो जो उसके ज़मीर की आवाज़ है, या उसको तो अपनी जो खून की ताल है, उस खून की ताल के ऊपर रक़्स करते रहना चाहिए, यानी उसी के ऊपर लिखते रहना चाहिए, उसको परवाह नहीं करनी चाहिए। अच्छा, अब हमारे साथ में बहुत सारे जो सवाल पूछने वाले भी हैं, उनका वक्त को ख्याल में रखते हुए मैं आपसे मुख्तसर 2-4 बात और करना चाहूँगा।
सबसे पहले कि आमतौर पर ये कहा जाता है कि किसी फनकार की कामयाबी में उसके जो लाइफ पार्टनर का हाथ होता है वो कितना रोल रहा है। दूसरी बात, मेरा ये सवाल ये था कि आप जो पिछली मर्तबा जो 20 वर्ष पहले जोधपुर तशरीफ लाए थे, तो एक राइटर के तौर पर नहीं आए थे और किसी और की उससे आए थे, तो तवज्जुह से। तो हमारा ये कहना है कि भाई इस अंजुमन में आपको आना है बार बार, दीवार उधर को गौर से पहचान लीजिए और ये एहसास रखें आप कि ये अदब नवाज शहर है, ये आपको याद करता रहेगा। और आखिर में इस सवाल के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहूँगा, आपसे पूछूंगा कि आपके जो निगारिशात के जो टाइटल होते हैं वो बड़े सस्पेंस क्रिएट करते होते हैं, मौत की किताब, आखिरी दावत, तो ये इसकी क्या वजह रही इन दोनों बातों ये को? मिजाज है मेरा कि देखिए टाइटल जो होता है, भाई चाहता हूँ कि ये मेरा अपना मिजाज है कि टाइटल कभी ओपन नहीं होना चाहिए। टाइटल से ही कहानी शुरू हो जाती है असल में। मुझे लगता है कि द ओपनिंग सेंटेंस ऑफ माय शॉर्ट स्टोरी और माय नॉवेल इज द टाइटल ऑफ माय शॉर्ट स्टोरी और माय नॉवेल। तो कहानी से उसकी मुताबिकत कहीं ना कहीं होती है। अब उन्वान रखने के अंदर, टाइटल रखने के अंदर, तो अगर आप मेहनत नहीं करेंगे और टाइटल बहुत ज़्यादा फरफूदा हो गया या बहुत ज़्यादा, देखिए मतलब मैं ये नहीं कहता हूँ उसके अंदर कोशिश करता हूँ कि अपीलिंग हो, बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि उसके अंदर मीनिंग कितने भरे हों। अब जैसे आपने मौत की किताब की बात की, अब उसमें पूरे आपको नावल में मौत ही नहीं मिलेगी, हाँ, वही तो मैं कह रहा था कि सस्पेंस शुरू में होता है, फिर नहीं वो मिलेगी। फलसफे की बात आती है, कांटे हैं, फूल हैं, खाली हो जाता है, लेकिन मौत नहीं। मौत नहीं, उसमें खुदकुशी तो मिलेगी लेकिन मौत नहीं मिलेगी। उसकी जी, वजह ये है कि कहीं मैं शायद ये बताना चाह रहा था, मेरे बारे में शमीम साहब ने जो मजमून लिखा था, उन्होंने कहीं ये भी वहां पे जिक्र किया कि दरअसल ये जिंदगी की किताब है, क्योंकि इन्होंने जिंदगी को जो है वो मौत के मुमासिल करार दे दिया कि जो जो जिंदगी की सफरिंग्स हैं, जो इसके दुख हैं, जो जिंदगी जो कुछ झेलती है, उसके मुकाबले में जिसको हम मौत कहते हैं वो तो बड़ी हल्की चीज है। तो जी, ये 2-3 चीजें, या ये जैसे कि ये खंजर पानी में अभी अभी मैंने जिक्र किया, इसको आप देखेंगे, ये नाइफ इनटू द वाटर, या आखिरी दावत, अभी मैंने कहानी भी सुनाई थी वो, उसको अगर आप वो जो लास्ट सफर के वाकये से जोड़ लें, वो जो लास्ट सफर का वाकया है, आज तो भाई याद भी कर लेना चाहिए, जाहिर है कि ईसा मसीह का जन्मदिन है ये। तो वो जो लास्ट सफर उनके हवाले से हुआ था कि जहां उन्होंने उनके जो 3-4 खास अपोस्टल्स थे, उनके साथ में रहने वाले जो 3-4 दोस्त थे, उनके साथ बैठ के जो आखिरी खाना उन्होंने खाया और जिसमें उन्होंने कहा था कि ये लोग, ये मेरी हड्डियां हैं और ये मेरे खून हैं। उसके बड़े मीनिंग है, जिसके बाद के फिर उनको जो था वो सूली के ऊपर चढ़ा दिया गया। तो उसकी रेलिवेंसी मौजूदा दौर के अंदर जो है वो इस तरह से बनती है, उसकी लास्ट सफर की, और इंसान की जो सेल्फिशनेस है और जो उसकी सेक्रीफाइस है, क्या उसके कोई मीनिंग है या कि उससे कोई मीनिंग नहीं है, जी, जी, उससे उसकी एक मुताबिकत देखने के लिए आखिरी दावत नाम रखा गया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया खालिद जावेद साहब। और जो प्रभा खेतान फाउंडेशन की लव सीरीज के तहत जो क्रिसमस पर एक सौगात, अदबी सौगात आपके सामने पेश की गई, और हमारे साथ मुख्तलिफ जबानों के अदीब जो हैं, साहित्यकार जुड़े हुए हैं, वो आपसे कुछ सवाल करना चाहेंगे। तो मैं शैलजा जी से गुजारिश करूंगा कि वो कनेक्ट करें और कौन कौन क्या सवाल पूछना चाहते हैं, जरा शैलजा जी। बिल्कुल, जरूर क्या जाहिर जी, खालिद साहब, अब जी। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर सरोज कौशल जी को। वो अपना प्रश्न आपसे पूछना चाहेंगी। डॉक्टर सरोज कौशल, उनको अनम्यूट किया जाए। संस्कृत की विदुषी कवित्री हैं और जी आधुनिक संस्कृत कविता में बड़ा नाम है, तो वो आपसे कुछ सवाल करना चाहेंगी, डॉक्टर सरोज कौशल साहिबा। जी जी श्री खालिद जावेद जी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ और मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि आपने संस्कृत की री धातु को अपने नॉवेल को, उपन्यास को समर्पित किया है, तो उसके पीछे आपका क्या फलसफा है? और मैं ये भी थोड़ा सा निवेदन कर दूं कि मैं संस्कृत विभाग की अभी अध्यक्ष के रूप में भी अपना उत्तरदायित्व निभा रही हूँ और मैंने बहुत सारा जो है वो कंटेम्प्रेरी संस्कृत लिटरेचर को भी पढ़ा है और आप कंटेम्प्रेरी उर्दू लिटरेचर में एक बहुत बड़ा नाम रखते हैं।
तो मेरी ये जिज्ञासा हुई कि क्योंकि मैं भारतीय दर्शन मेरा स्पेशलाइजेशन है और आप भी फिलॉसफी से, मैंने आपके विषय में जब पढ़ा तो मुझे बड़ा आनंद का अनुभव हुआ, और वो फिलॉसफी आपकी सारी, उसमें बिना फिलॉसफी के लिटरेचर चलती नहीं है। तो आप ये बताएं कि आपने संस्कृत को किस प्रकार से इनकॉर्पोरेट किया और उसके पीछे आपका क्या उद्देश्य रहा? देखिए, इस सिलसिले में जब मैंने ये नावल लिख लिया, मौत की किताब, जब मैंने ये नावल लिख रहा था, जब ये लिखने की प्रोसेस में था, तो इस नावल में एक खास टोन बन गई थी। अगर आपने उस नावल को पढ़ा, मौत की किताब को, तो उसमें एक खास टोन बन गई थी, एक हाँ जी। खास लय उसके अंदर पैदा हो गई थी, जो कि मेरे भी दूसरे नावलों में नहीं है। तो हमारे यहाँ जामिया मिल्लिया इस्लामिया के अंदर मेरे दोस्त जो हैं वो दर्शन के लोग भी हैं, क्योंकि मैंने खुद भी दर्शन पढ़ाया है। मैं निश्चित, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, 5 साल तक मैंने जो है वो पढ़ाया है। गिरीश पंत तो जी हैं वहां पर। हाँ जी जी, तो वो मैं इन लोगों के साथ बैठा था, तो मैंने ये जिक्र सुना कहीं कि ये जो री धातु है, जी। इसके बारे में जर्मन मुसन्निफ था कोई, उसने कुछ इसके ऊपर लिखा कि ये जो इसकी जो आवाज है, इसकी जो आवाज है, वो आवाज दुनिया की किसी भाषा में नहीं है। उन्होंने कहा कि अरबिक, जिसमें इतनी आवाजें हैं एक एक मतलब लफ्ज की, लेकिन अरबी में भी ये आग के जलने की आवाज है, उन्होंने मुझसे कहा। और आग के जलने की भी कौन सी आवाज? जब आग सब कुछ जला के राख करती होती है, तो एक खास आवाज निकलती है जिसको हर कान सुन भी नहीं सकता, और वो बहुत अंदर जैसे आपके दिल में पैदा होती है। फिर उन्होंने बताया कि जब बहुत बाद में महाभारत का युद्ध जब खत्म हो गया था, तो एक बार अर्जुन के मन में ये आया, अब हो सकता है कि ये सिर्फ कथा हो एक, लेकिन उन्होंने बताया कि अर्जुन के मन में ये आया कि मैं इसकी कहानी लिखना चाहता हूँ। अच्छा। तो श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि लिखना तो जरूर, मगर ऐसे लिखना जैसे कि रीत। तो उन्होंने कहा क्या मतलब? उन्होंने कहा ऐसे लिखना जिसमें लिखने की तमाम आलाइशें जल के राख हो जाती हैं, जितने अलंकार होते हैं, बल्कि उन्होंने अलंकार का नाम लिया। उन्होंने कहा कि जितने अलंकार होते हैं वो जल के जब राख हो जाए, और जब लिखने वाले में और उसकी लिखी गई चीज में कोई अंतर ना रहे, तब लिखना। वहां मैंने मौत की किताब को वहां से पकड़ा कि अगर आप देखें तो जो वो किताब है, उसमें जो लिखा जा रहा है और जो उसका नरेटर है, उसके बीच में कोई अंतर नहीं। वाह, क्या बात है। आज जो आपने अभी बात कही कि एक अच्छी किताब वो होती है जिसको पढ़ने के बाद आप वो नहीं रहते जो उसके पढ़ने से पूर्व होते हैं। तो ये बात मैं आज के इस सत्र पर घटित कर सकती हूँ कि हम 4 बजे के पहले जो थे, उसके बाद जब हमने सुना कि आपने इनसाइट की जो बात कही है, ये एक दर्शन शास्त्र को पढ़ने वाला विद्यार्थी ही कह सकता है। और मुझे बहुत आनंद हुआ आपका ये आज का व्याख्यान और ये वार्तालाप सुनकर। आपसे बात करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी बहुत जी, धन्यवाद। बहुत आनंद आया। प्रणाम करती हूँ। शुक्रिया सरोज जी। अब मैं आमंत्रित करती हूँ फानी जोधपुरी जी को। फानी जी का ऑडियो वीडियो अनम्यूट किया जाए। मैं फानी जोधपुरी और 2 सवाल आपसे करना चाहता हूँ। जी। पहला तो है शेर है जिसके ज़िक्र मैं करना चाहूँगा कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। क्या अफसाना निगार नॉवेलिस्ट अपने किसी नॉवेल के कहानी के किसी किरदार को क्या अपने सबकॉन्शियस में जीता है? आपकी आवाज में बहुत इको है, तो मैं बिल्कुल ऑडिबल नहीं हो पाया। अच्छा जी, मैं फिर सवाल करता हूँ आपसे। अब सुन रहे हैं ना? अब तक आ रही है आवाज? आपकी आवाज वो रिपीट हो रही है बार बार। एको बहुत हो रहा है आपकी आवाज में। एक जी, एक्चुअली मैं जाहिर भाई के सामने बैठा हूं, दोनों का स्पीकर काम कर रहा है। एक को बंद करिए आप। जी, अब ठीक है? जी, अब ठीक है। जी, फरमाइए। जी हुजूर, आदाब अर्ज़ है। मेरा सवाल है शेर के ज़ैल में कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। क्या नॉवेलिस्ट, अफसाना निगार, कहानीकार अपने कहानी में
कहानी के किरदारों में क्या उस किरदार को भी जीता है जिसमें कभी वो खुद रह रहा हो अपने सबकॉन्शियस में? हाँ बिल्कुल, देखिए दो बातें होती हैं। एक तो ये कि जब हम किसी किरदार को लिखते हैं नावल या फिर अफसाने में, तो किरदार एक तो देखिए बहुत दूर के नहीं होना चाहिए। इससे मैं ये मानता हूँ कि जो इमेजिनेशन है वो इमेजिनेशन है, वो जो कल्पना है वो अब हमारे सामने दास्तानों वाली नहीं है कि जहाँ हम जिन देव और परियों की बात करेंगे। और जो हमारा, मैंने पहले भी कहा था कि जो हमारा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, तो किरदार हमेशा बहुत दूर के नहीं होते, किरदार आसपास के होते हैं। लेकिन वो किरदार, जब हम कोई किरदार गढ़ते हैं तो बहुत से किरदारों का वो मिक्सचर हो जाता है। यानी कोई जरूरी नहीं कि उसी किरदार की तस्वीर हो, हमने कहीं से कुछ लेते हैं, कहीं से कुछ लेते हैं, कहीं से कुछ लेते हैं। तो हमारे नावल का किरदार दरअसल बहुत से किरदारों का असेंबलाज होता है। और उसके अंदर चूंकि उसको लिखने वाला जिस तरह से लिखता है, तो कहीं कहीं उसके अंदर जो उसका अपना तजुर्बा शामिल होता है, तो जो रंग भरता है उस तस्वीर के अंदर, वो रंग तो हमेशा देखिए उसका अपना बुरुश होगा और उसको पता होगा, उसका अपना रंग होगा, उसको कहाँ कौन सा स्ट्रोक लगाना है, किस रंग का स्ट्रोक लगाना है, लगाना भी है कि नहीं लगाना है, ये वो तो बेहतर जानता है। तो मैं बिल्कुल ये जानता हूँ कि कहानीकार अगर अपने किरदारों से उस तरह से बिल्कुल बेगाना होकर बैठ जाएगा, तो देखिए कहानीकार ही क्या, साइंटिस्ट जैसा आदमी भी जो अपनी लैब में बैठता है, वो भी अपने फार्मूले से, अपने केमिकल से, अपने तजुर्बे से अलग होकर नहीं बैठ सकता। लेकिन होता यह है कि वो बायोग्राफी भी नहीं बनती। मेरा मतलब ये है कि वो फिर ऑटोबायोग्राफी भी नहीं बनती, वो रहता फिक्शन ही है। और मैं फिक्शन के बारे में एक बार 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 कहता हूँ कि फिक्शन, लोग ये कहते हैं कि झूठ है, दरअसल वो झूठ नहीं है। वो जो फिक्शन है, ये जो लफ्ज है फिक्शन, ये असल में फिंगो वर्ड से बना, जो कि लैटिन वर्ड है और जिसके माने ये होते हैं कि बेशकल चीजों को शक्ल दे देना। अरे वाह! जिन चीजों की कोई शक्ल नहीं है ना, बेहद चीजों को शक्ल, मतलब उनको शक्ल देना। तो हमारे जो शऊर की जबान होती है वो हमेशा फिक्शन की होती है। वो आप अगर शायरी भी कर रहे हैं, देखिए मैं कोई अगर शेर भी कर रहा हूँ तो उसके अंदर एक एहसास हो, तो वो जो एहसास होता है, हमारी शुरुआत ही कहानी से हुई है। इंसान की शुरुआत पेंटिंग में देखिए आप, जब आदमी बोलता नहीं था तब भी वो, उन पेंटिंग के अंदर भी कहानी थी। वो जो तमाम गार हुआ करते थे, गुफाएं होती, अजंता एलोरा, तो उन्होंने देखा कि एक साथ वो शिकार हो रहा है और उसके पीछे, तो वो भी कहानी है। म्यूजिक में भी एक पूरी कहानी है ना, वो आपके दुख और सुख की बात कर रहे हैं। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ जनाब कि जो हमारे आसमानी सहीफे थे, बिल्कुल के लिए स्टोरी टेलिंग का अंदाज इख्तियार करना पड़ा। वो का किस्सा हो, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का, यहाँ जाइए तो रामायण या फिर महाभारत का किस्सा हो, बाइबिल की कहानियां। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर फिक्शन को तुमने झूठ कहा, इसके साथ मनगढ़ंत चीज है, तो मैं ये कहता हूँ कि ये एक ऐसा झूठ है जिसके अंदर बहुत बड़ा सच छुपा हुआ है। फिक्शन, इफ द फिक्शन इज लाई, देन इट हैज ए ग्रेटर ट्रूथ इन इटसेल्फ। अपने अंदर बहुत बड़ा एक सच जो है वो ये छुपाए हुआ है। तो अब ये जो सच कहाँ से आएगा, ये सच तो वहीं से आएगा ना कि जो आपका अपना तजुर्बा होगा। तो बगैर अपने तजुर्बे के तो सिर्फ कल्पना शक्ति के जरिए आप कुछ भी कर लें, वो एक फैंटेसी तो बन सकती है, मगर उस फैंटेसी से आपका यथार्थ गायब होगा, आपका समय गायब होगा, और उसमें से आपका अपना तजुर्बा गायब होगा। तो अगर आपका अपना तजुर्बा गायब हो गया तो वो एहसास गायब होगा। जैसे होता है ना कि इस दुनिया में मौत हो रही है, लेकिन वो इवान इलिश की बड़ी मशहूर कहानी है, डेथ ऑफ द इवान इलिश। तो वो कहता है कि भाई हम किसी की मौत में शरकत तो कर सकते हैं, उसकी मौत के साथ आंसू भी बहा सकते हैं, लेकिन भाई मौत तो उसी की, मरा तो वही है, हम नहीं मरे। जी खालिद साहब, मेरा एक दूसरा सवाल ये भी था कि जैसे मैं आज के दौर में देखता हूँ तो पढ़ने और सुनने से बात आगे निकल गई है। पहले ड्रामेटाइज, पहले उसको प्ले होता था, आजकल एक नई चीज आई है पॉडकास्ट। आपने जानते होंगे अच्छी तरह से उसके बारे में। पहले कहानियों को रीडर पढ़ता था या पहले कहानियां सुनाई जाती थी। आजकल क्या है कि एक पर्टिकुलर 2 या 3 साउंड लोग मिलके उसको एक वीडियो तैयार, ऑडियो तैयार करते हैं, माफ कीजिएगा, और उसके बाद में उसको किया जाता है, अपलोड किया जाता है। तो पॉडकास्ट क्या कहानी सुनने के जो लिसनर्स हैं उनकी तादाद बढ़ाएगा, कहानी को और ज्यादा मकबूल करेगा, या फिर इससे कहानी को नुकसान?
नहीं, मेरा ख्याल है कि जब हम लिटरेरी कहानी की बात करेंगे ना, जब हम जब हम रिटिन वर्ड की बात करेंगे, तो लफ्ज जी। दो टाइप के होते हैं, स्पोकन वर्ड है जी एंड रिटिन वर्ड है। जी एक नया वर्ड भी इजाद जी हो गया है जिसको मैं विजुअल वर्ड कहता हूँ, जो कि नजर आता है स्क्रीन के ऊपर, तो उसको जी हम रिटिन वर्ड तो कह जी नहीं सकते, क्योंकि जब हम, तो ये तो जी हर हर जमाने में था। देखिए, थिएटर हुआ करता था, उसको लोग देखने के लिए जाते थे, जी थिएटर में कहानी होती थी, नाटक में कहानी होती थी, जी फिल्मों में भी कहानी होती जी थी। और जो हमारे नुक्कड़ नाटक वगैरह जो हुआ करते थे, या जो हमारी लोक विधाएं थी, उनमें भी आपने देखा कि जैसे सॉन्ग होता था, उसमें भी होता था। तो ये एक परफॉर्मिंग आर्ट वाली चीज तो है, लेकिन जिसको कि हम अदबी कहानी की बात करेंगे कि मैंने कलम उठाया और मैंने लिखा, और वो चीज कहीं छपने के लिए गई और आपने पढ़ी, ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, ये लिखने का कागज के ऊपर या कहीं फिर छपना, और छपने के बाद आप तक पहुंचना, ये रास्ता अलग है। देखिए, रास्ते तो सब बहुत हैं, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि आपको क्या सूट करता है। अब जैसे मैं किस टाइप का रीडर हूँ, तो मैं नहीं जाऊंगा उसके ऊपर कहानी सुनने के लिए। मतलब ये तो आप पे डिपेंड करता है, ये तो लिबर्टी है आपकी कि उससे कहानी सुनने वालों में दिलचस्पी, भाई कहानी सुनने वालों में हो सकती है। एक जमाना ये था कि जब चौपाल में बैठ के लोग कहानियां सुनाया करते थे, तो एक तो वो चीज थी। और एक बात आपको और बताऊं कि जो मॉडर्न स्टोरी है, मैं हम जिसको मॉडर्न स्टोरी कहेंगे, अ, आपने कभी देखा है कि उर्दू में कहानी में और अफसाने में फर्क भी किया जाता है। मतलब जो वो अंग्रेजी के अंदर तो एक को स्टोरी कहते हैं और एक को शॉर्ट स्टोरी करते हैं। हिंदी वाले इसमें कोई फर्क नहीं करते, लेकिन उर्दू करता है। यानी अफसाना पढ़ के सुनाने वाली चीज नहीं है, उसको पढ़ना पड़ेगा आपको रुक रुक के। और स्टोरी टेलिंग अपने आप में एक मतलब अलग चीज है। तो अब ये तो डिपेंड करता है कि किस तरह आप किस तरह के रीडर हैं, या क्या आपकी प्रायोरिटीज हैं, आप क्या देखना चाहते हैं। तो ये तो एक चॉइस की बात मुझे लगता है, लेकिन मुझे ये नहीं लगता है कि उससे कोई लिटरेरी जो मतलब स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी है या फिक्शन है, उसको कोई नुकसान पहुंचेगा, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। मैं अब आमंत्रित करना चाहूंगी रेणु वर्मा जी को कि वे अपना प्रश्न पूछें। नमस्कार सर, आज आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। एक अलग दुनिया में नई चीजें हमें देखने को मिली। और मुझे ये पूछना था कि आपने पहले आपने फिलॉसफी पढ़ी, आपने फिक्शन लिखा। फिलॉसफी और फिक्शन दोनों बिल्कुल अलग सब्जेक्ट्स हैं, दोनों बिल्कुल अलग सब्जेक्ट्स हैं। तो आप कैसे इन दोनों को आपस में जोड़ पाए? या आपको बहुत ऐसा लगा कि फिलॉसफी पढ़ने से आप फिक्शन बहुत ज्यादा अच्छा लिख पाए, या उसके अंदर आपको बहुत हेल्प मिली? मतलब इसके बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगी कि ये दो सब्जेक्ट अलग होते हुए भी एक हैं या एक दूसरे के हेल्पफुल हैं? इसका तो अभी जो नाजिर साहब ने सवाल किया था, उसमें मैंने इसका जवाब दिया था। अब फिर आपको बताता हूँ। देखिए, मैंने फिलॉसफी को पढ़ने से पहले मैंने साइंस पढ़ी। जी मैं बीएससी का स्टूडेंट रहा, मैंने बीएससी किया और मैंने एमएससी फिजिक्स में भी दाखिला लिया। वहां पे क्वांटम फिजिक्स ने मुझे एकदम से फिलॉसफी की तरफ राग़िब कर दिया। क्योंकि जब मैंने ये, आज तो हम तब मैटर की बात करते थे, लेकिन जब मैंने देखा कि एंटी मैटर की बात भी होने लगी है, और जब एंटी मैटर की बात होती है, तो जिसको कि हम मटेरियल कहते थे, मटेरियलिज्म कहते थे, वो बड़ी आसानी से स्पिरिचुअलिज्म के अंदर बदला जा रहा है। मतलब मैटर जो है वो किस तरह से स्पिरिट के अंदर बदला जा रहा है, इस चीज की वजह से मैं आया फलसफे की दुनिया में। जी लेकिन कहानियां तो मैं पहले से लिख रहा था, जैसे कि मैंने अर्ज किया कि 11 साल की उम्र में मेरी कहानी छप गई थी। जी और फिलॉसफी पढ़ने से बहुत पहले ऐसे फिक्शन राइटर, शायद मुझे उर्दू में कुछ लोग जानने लगे थे, अच्छे खासे लोग जानने लगे थे, मेरे पास मतलब रिव्यू भी आ गए। तो आपको ऐसा लगता है कि ये जो सब्जेक्ट्स आप धीरे-धीरे पढ़ते गए, इससे आप पॉलिश्ड हुए बहुत ज़्यादा, या इससे बहुत बहुत फर्क पड़ा आपके लिखने में? नहीं, देखिए, सिर्फ फिक्शन पे नहीं पड़ा, ये वन वे ट्रैफिक नहीं था, जी, ये टू वे ट्रैफिक था।
जी मैं जो था वो इंडियन फिलोसफिकल कांग्रेस का मेंबर भी रहा हूँ। जी तो मैं फिलॉसफी को भी फिक्शन के वे में पेश कर सका, हाँ क्योंकि जी जहाँ पे वो जो अमूर्त विचार होते हैं, जब जी उनमें मानवीय संवेदनाओं के साथ जब उसको आप बयान करते हैं, आप देखिए कि अगर आप इंडियन फिलॉसफी में देखें तो बुद्ध की फिलॉसफी की खासियत ही ये है कि जहाँ और लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा तार्किक हैं, बहुत ज्यादा बौद्धिक हैं, वो तो बिल्कुल तार्किक नहीं है। उनका कहना यही तो है कि भाई मनुष्य के हृदय में एक तीर है दुख का। अब और जितने भी दर्शन है वो सब देख रहे हैं कि देखो भाई ये तीर लोहे का बना है कि पीतल का बना है, इसकी लंबाई क्या है, इसकी चौड़ाई क्या है। वो कहते हैं नहीं, हमारा काम यह है कि ये दुख का तीर पहले इसके हृदय से निकाल के बाहर फेंकना। तो वो जो दोनों चीजें होती हैं, एक बहुत मशहूर शेर है सलीम अहमद का कि तेरे सांचे में ढलता जा रहा हूँ, जी तेरे सांचे में ढलता जा रहा हूँ और तुझे भी कुछ बदलता जा रहा हूँ। बदलता जा रहा हूँ। ये कभी वन वे ट्रैफिक नहीं होता। तो हाँ जी। ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ फिलॉसफी ने मेरे लिटरेचर की या मेरे फिक्शन में कुछ मदद की हो, बल्कि फिक्शन ने भी उस फिलॉसफी के अंदर जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज थे, जो अमूर्त विचार थे, उनको बिल्कुल मानवीय स्तर के ऊपर, मानवीय संवेदना के पेज के ऊपर लाके जो है उससे जूझना, उससे लड़ना जी मुझे सिखाया। तो मेरे लिए तो ये दोनों चीजें लाजिम मलजूम है। मैं एक दूसरे मतलब इनके बगैर मैं कुछ सोच ही नहीं कर नहीं सकता। सकते, और बिल्कुल। दोनों अगर कोई मुझसे पूछे कि भाई व्हाट इज योर फर्स्ट लव, जी तो देयर इज नो फर्स्ट लव, बोथ आर माय फर्स्ट लव। That's a very great answer, sir. Thank you so much. थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया रेणु जी। अब मैं बुलाना Thank you. चाहूंगी शैलजा जी को ताकि वो धन्यवाद ज्ञापित करें। सबसे पहले मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगी जावेद साहब का, जिन्होंने अदबी सफर और अपने बेशकीमती ख्यालात से हमें नवाजा और एक आम सी शाम को बेहद खास कर दिया। शुक्रिया जाहिर साहब का बेहतरीन संचालन के लिए। बहुत धन्यवाद प्रभा खेतान फाउंडेशन का, जिन्होंने लफ्ज के जरिए जोधपुर शहर को एक नई श्रृंखला से जुड़ने का मौका दिया। हमें फख्र है कि हम इस अनूठे प्रयास का हिस्सा हैं। शुक्रिया आप सभी नाजरीन का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात का, जिन्होंने क्रिसमस के दिन लफ्ज के जरिए एक सांता क्लॉज बन के जो अदबी सौगात दिए, उसके लिए मैं प्रभा खेतान फाउंडेशन और तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और इसके साथ के मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। प्रभा खेतान फाउंडेशन आपको इसी तरह से दावत देता रहेगा, जोड़ता रहेगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।